स्टूडेंट्स, अभी तक हमने स्ट्रेट लाइन मेथड को सॉल्व किया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में ही अब हम डिस्कस करेंगे डबल डिक्लाइनिंग मेथड या 2% डिक्लाइनिंग मेथड 200%। तो बात वही सेम है, अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि कैसे हम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालेंगे, जिसका अभी हमने फॉर्मूला लिखा है 1 डिवाइड बाई एस्टिमेटेड लाइफ मल्टीप्लाई बाई 100, जो कि 20% जो है हमारे पास रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकला है विद डिक्लाइनिंग मेथड। लेकिन अब हम इसको 2% डिक्लाइनिंग मेथड 200% डिक्लाइनिंग मेथड में जब लेके जाएंगे, उसका वे क्या है 20 जो हमारा एग्जिस्टिंग रेट है मल्टीप्लाई बाय 200%। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 40%। तो 200% डिक्लाइनिंग मेथड में हमारा जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होगा वो 40% होगा। अब हम 40% के हिसाब से इसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन का मेथड हम पहले बता चुके हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले बुक वैल्यू चाहिए होती है, जो कि एज इट इज़ 1,08,000 का आपने जो है वो एसेट खरीदा हुआ है। अब इसकी जो फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे दैट इज़ 40%, तो हम 1,08,000 का 40% जो है डेप्रिसिएशन करेंगे। लेकिन आपको याद हो कि क्वेश्चन में लिखा हुआ था हाफ ईयर कन्वेंशन, क्योंकि आपने जो पहला साल था 2012, उसमें आपने जो मशीन खरीदी थी वो 1 अक्टूबर को खरीदी थी। तो 1 अक्टूबर को जब आप मशीन खरीदेंगे तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर पहले हमारे हिसाब से 3 माह की डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे, जो हम पुरानी क्लासेस में डेप्रिसिएशन पढ़ते रहे हैं। लेकिन चूँकि अब यहाँ पे मेथड डिफरेंट है, यहाँ पे हाफ ईयर कन्वेंशन से मुराद होता है चाहे आपने जनवरी के अलावा किसी भी मंथ खरीदा हो, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, सितंबर, अक्टूबर, जब भी खरीदा हो, आपको हाफ ईयर कन्वेंशन बता दी जाता है। इससे मुराद है जिस साल आपने खरीदा है उस साल भी हाफ ईयर की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, और जिस साल आप सेल करने जाएंगे या जिस साल वो उसकी एस्टिमेटेड लाइफ में लास्ट ईयर होगा उस साल आप हाफ ईयर जो है उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। और हाफ ईयर कन्वेंशन के मुताबिक यहाँ पे हम जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे वो हाफ ईयर की होगी 1/2। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे 1,08,000 का जब हम 40% कैलकुलेट करेंगे और उसका हाफ ईयर कन्वेंशन करेंगे तो हमारे पास जो डेप्रिसिएशन बनेगी दैट इज 21,600। और क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो कि पहले बिल्कुल नहीं थी, अब इसमें हमारे पास क्यूमुलेट होकर जो डेप्रिसिएशन बनी है वो भी 21,600 जो है वो डेप्रिसिएशन बन जाएगी। अब हमारे पास बुक वैल्यू बचेगी जो कि हमारे पास 1,08,000 थी, जिसमें से 21,600 जो है वो डेप्रिसिएट हो गया, तो रिमेनिंग बुक वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 86,400। अब जब हम नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन लेंगे, क्योंकि डिक्लाइनिंग मेथड है इसलिए हम ओरिजिनल कॉस्ट की 40% ही लेंगे, जो हमारे पास डिक्लाइन होकर वैल्यू नेक्स्ट ईयर में जो बची है 86,400, तो हम उसका 40% जो है डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अगर सिंपल डिक्लाइनिंग मेथड होता तो 20% डेप्रिसिएशन होनी थी, चूँकि 200% डिक्लाइनिंग मेथड है तो इसमें हमने अपनी डेप्रिसिएशन को 200% पहले से कैलकुलेट करके रखा हुआ है 40%। तो अब हम इसको भी कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो डेप्रिसिएशन आएगी वो क्या होगी, जब हम इसका 40% कैलकुलेट करेंगे दैट इज 34,540। तो 34,560 जो है ये डेप्रिसिएशन होगी। और इसके बाद हम क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालेंगे जो कि तमाम ईयर्स की डेप्रिसिएशन का मजमूआ होती है। तो 21,600 पहले साल की डेप्रिसिएशन थी, दूसरे साल की हमने कैलकुलेट किया 34,560, तो टोटल डेप्रिसिएशन होगी 56,160। उसके बाद हम बुक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं जो कि पिछले साल के एंड पे 86,400 86,400 थी, उसमें आपकी मजीद जो है वो रिड्यूस हो गई है 34,560 के साथ। रिमेनिंग जो आपके पास आपकी बुक वैल्यू है वो 51,840 है। तो हमारे पास अब 2 साल की डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब सेम इसी तरह हम तीसरे साल की कैलकुलेट करेंगे, तो हमें ओरिजिनल कॉस्ट वैल्यू नहीं चाहिए, हमें उसी तरह बुक वैल्यू चाहिए। बुक वैल्यू का सेम 40% कैलकुलेट करेंगे। 51,840 का 40% जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर इज 2736, 20,736 जो है वो हमारे पास नेक्स्ट डेप्रिसिएशन निकलेगी। आगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फिर कैसे निकालेंगे, जो हमारे पास एग्जिस्टिंग है दैट इज 56,160 और उसमें प्लस करेंगे जो इस साल हमारी डेप्रिसिएशन हुई है 20,000, एक्यूमुलेट करेंगे वैल्यू को 20,736 रुपये, तो इसमें प्लस करेंगे तो आ जाएगा 76,896। ये हमारी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगी फॉर थर्ड ईयर। तो
उसके बाद रिमेनिंग हमारे पास बुक वैल्यू क्या बचेगी, जो कि हमारे पास पहले थे 51,840, उसमें से हम इस साल की डेप्रिसिएशन जो कि 20,736 आई है ये माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 31,104, 31,104 रुपये हमारी बुक वैल्यू जो है वो 2014 के एंड पे अकॉर्डिंग टू 200% डिक्लाइनिंग मेथड जो है वो हमारे पास वैल्यू आ गई। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 2015 की हम कैलकुलेट करेंगे, सेम बुक वैल्यू है 31104 और उसका 40% जो है वो डेप्रिसिएशन दी जाएगी 31,104 का। फिर हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक डेप्रिसिएशन बनेगी 12,441, राउंड करूँगा तो उसको 41 था, राउंड करूँगा 442 लिख सकते हैं। उसके बाद क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सेम कैलकुलेट करेंगे 76,896 पहले क्यूमुलेट हो गया है, उसमें 12,442 रुपये मजीद जो है डेप्रिसिएशन ऐड हो जाएगी, 89,338 जो है ये आपके पास क्यूमुलेटेड बैलेंस बन जाएगा, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बन जाएगी। और जब आपने बुक वैल्यू फाइंड करनी है, सेम 31104 बुक वैल्यू थी आपकी, उसमें से 12,442 का मजीद रिड्यूस हो गया, 18,662 रुपये का हमारा रिमेनिंग एसेट रह गया है 2015 में। अब इसी तरह 2016 की कैलकुलेशन होगी, 18,662 हमारे पास रिमेनिंग एसेट बचा, उसका हम फिर 40% लेंगे डेप्रिसिएशन, तो हमारे पास आंसर आएगा 7465, अराउंड करके 7464.8 आंसर था, अराउंड किया तो 7465 जो है वो राउंड करके इसका आंसर डेप्रिसिएशन दिया है। फिर हमारा क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फाइंड करनी है जो कि पहले 89,338 थी, उसमें हम प्लस करेंगे 7465 भी, तो हमारे पास नेट बैलेंस बनेगा 96,803, ये हमारा जो है क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई। और एट दी एंड फिर हम बुक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं जो कि पहले 18,662 थी, उसमें से आपने रिड्यूस कर दिया 7465 जो इस साल की डेप्रिसिएशन थी, तो रिमेनिंग वैल्यू 11,197 जो है हमारे पास रिमेनिंग एसेट्स की वैल्यू आ गई। स्ट्रेट लाइन मेथड में हमारी जो हाफ ईयर कन्वेंशन होती थी वो पहले साल भी आती है और लास्ट ईयर भी आती है, लेकिन जो डिक्लाइनिंग मेथड होता है उसमें हाफ ईयर की कन्वेंशन आपने ऊपर तो ले ली है, लेकिन नीचे जब आप लास्ट ईयर पे आते हैं तो आप कभी भी कैलकुलेशन नहीं करते, कैलकुलेट नहीं करते, 40% कैलकुलेट करेंगे, कभी भी रेजिडुअल वैल्यू आपकी पूरी नहीं आएगी। तो इसमें यहाँ पे सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि जो आपके पास बुक वैल्यू होती है 11,197, उसमें से आप अपनी रेजिडुअल वैल्यू माइनस कर देते हैं, जो स्क्रैप वैल्यू आपने कैलकुलेट की होती है, सबसे पहले एस्टिमेट की होती है, जब वो हमारे पास हम उसमें से रिड्यूस कर देते हैं तो हमारे पास आंसर जो रिमेनिंग बचेगा वो हमारा उस साल का डेप्रिसिएशन होगा 3197। हाफ ईयर कन्वेंशन को भी यूज़ नहीं करते, किसमें 200% डिक्लाइनिंग मेथड में, 150% डिक्लाइनिंग मेथड में, और ना ही हम लास्ट ईयर पे डेप्रिसिएशन रेट लेते हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन रेट लेंगे तो उसका हाफ करेंगे, जब डेप्रिसिएशन रेट नहीं ले रहे तो हमें उसका हाफ ईयर कन्वेंशन करने की जरूरत नहीं है। सिंपली क्या करते हैं, लास्ट ईयर पे जाके स्क्रैप वैल्यू माइनस करते हैं तो हमारी डेप्रिसिएशन की वैल्यू मिलती है। अब हमारे पास एक्यूमुलेटेड जो है वो बैलेंस बना था 96,803, उसमें हमने प्लस कर दी इस साल की डेप्रिसिएशन, तो ये पूरा जो है 1 लाख रुपया क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बन गया। जब हम इसमें से ये डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो उसी तरह हमारे पास 8 लाख रुपये जो हमारी स्क्रैप वैल्यू की वैल्यू थी वही हमारा आंसर आएगा यहाँ पर, तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। और जब आप ये डेप्रिसिएशन वाले कॉलम को प्लस करेंगे तो ये अमाउंट पूरी 1 लाख बनेगी जो कि आपके इक्वलेंट होगी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की। अगर ये चीज़ें आपकी कैलकुलेशन में ठीक आ जाती हैं तो इसका मतलब है आपने ऊपर जो कैलकुलेशन की है वो बिल्कुल ठीक की। तो इस तरह हम 200% डिक्लाइनिंग मेथड को डील करते हैं। हमारे क्वेश्चन नंबर 9.2 में तीसरी रिक्वायरमेंट थी 150% डिक्लाइनिंग मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब इसमें सारा तरीका सेम होगा, कोई भी इसमें चेंज नहीं आएगा, लेकिन सिर्फ परसेंटेज का चेंज होगा। वो हम कैसे फाइंड करते हैं, इस पूरे क्वेश्चन में आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं बताया गया था, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमने खुद कैलकुलेट किया था। इसका फार्मूला हमने क्लास के स्टार्ट में बताया कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। उसका फार्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ मल्टीप्लाई बाय 100। आपकी जो एस्टिमेटेड लाइफ थी वो 5 ईयर्स थी, जब आपने ये कैलकुलेट किया तो वो 20% निकला। इसका मतलब है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अगर आपके पास ओरिजिनल कॉस्ट मेथड की तरह जानबूझकर पेपर में ये क्वेश्चन दे दे कि स्क्रैप वैल्यू भी दे दे,
एस्टिमेटेड लाइफ भी दे दे और आपको ओरिजिनल कॉस्ट वैल्यू भी दे दे और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ना दे, तो आपकी क्या आप सोचेंगे भाई ये तो स्क्रैप वैल्यू दी हुई है, सब चीज़ दी हुई है, हमें कहना चाहिए था इसको कि स्ट्रेट लाइन से सॉल्व करें, हमें कहता है जी 200% डिक्लाइनिंग मेथड लगाइए, कैसे हो सकता है, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन तो है ही नहीं। इस फार्मूले से आप रेट ऑफ पहले डेप्रिसिएशन निकालेंगे, ये निकली है सिंपल रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की डेप्रिसिएशन का रेट, उसके बाद आपने इसको 200% डिक्लाइनिंग दिया गया है, उसको उसके लिए रेट कैसे निकालेंगे, जो यहाँ पे रेट निकला है मल्टीप्लाई बाय 200/100 और अब हमने चूंकि सॉल्व करना है 150% डिक्लाइनिंग मेथड के मुताबिक, उसके लिए 20% मल्टीप्लाई बाय 150%, तो हमारे पास आंसर आएगा 30%। तो आप सेम टू सेम यही क्वेश्चन जिस तरह मैंने अभी किया इसी तरह सॉल्व करेंगे। पहले साल हाफ ईयर कन्वेंशन होगा क्योंकि उसने बताया है, और एंड पे आके हाफ ईयर कन्वेंशन नहीं करेंगे, इसकी रीज़न मैं बता चुका हूँ। और यहाँ पे 40% की बजाय आपने जहाँ जहाँ 40% आ रहा है वहाँ 30% जो है वो अप्लाई करना है, तो आपका क्वेश्चन 150% डिक्लाइनिंग मेथड के मुताबिक जो है वो सॉल्व करेगा। आई थिंक इस क्वेश्चन में यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आप इसको 150% के मुताबिक खुद सॉल्व करेंगे। एक और चीज़, अभी हमने ये जो है प्रॉब्लम सेट ए की है, 9.1 क्वेश्चन किया है, 9.2 क्वेश्चन किया है। अब आपने प्रॉब्लम सेट बी में से 9.1 और 9.2 करेंगे। अमाउंट डिफरेंट हो सकती है, डेट डिफरेंट हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन करने की रिक्वायरमेंट्स और अंदाज सारा यही होगा। ये था हमारे पास ए पार्ट जो हमने सॉल्व किया है 3 मेथड से। पहला मेथड था हमारा जिसमें हमने बात की स्ट्रेट लाइन मेथड की, दूसरा मेथड था 200% डिक्लाइनिंग मेथड, तीसरा 150%। सिर्फ ये चीज़ चेंज आनी थी और यहाँ पे 30% चेंज करेंगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब बी ऑप्शन में एक और चीज़ हमसे पूछी गई है, जब भी मैंने अब पहले बात की है, जब आप ये क्वेश्चन ये वीडियो देख रहे हो तो आपके सामने बुक ओपन हो और उसका क्वेश्चन नंबर 9.2 आपके पास ओपन हो, उसकी जो बी पार्ट है वो मैं अभी पढ़ने लगा हूँ। विच ऑफ द 3 मेथड कंप्यूटेड इन पार्ट ए, ये जो पार्ट ए में हमने 3 तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया है, इज मोस्ट कॉमन फॉर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पज, इसमें से कौन सा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पज के लिए जो है वो बेहतर है, एक्सप्लेन करें। मैंने आपको पहले भी बताया कि जब हम स्ट्रेट लाइन से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं तो हर साल एक जैसी डेप्रिसिएशन आती है। फॉर एग्जाम्पल हमने पहले कैलकुलेट की तो 3000 आंसर निकला, हर साल 3000 है। लेकिन जब आप डिक्लाइनिंग मेथड से 150% डिक्लाइनिंग में या 200% डिक्लाइनिंग पे जाते हैं तो आपका डेप्रिसिएशन ओरिजिनल स्ट्रेट लाइन मेथड से ज़्यादा डेप्रिसिएशन निकलती है। अगर आपका पर्पस, 2 तरह के पर्पसेस हो सकते हैं। नंबर 1 अपना प्रॉफिट ज़्यादा शो करना, यानी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को अच्छा बनाना, फिर आप यूज़ करेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड क्योंकि उसमें डेप्रिसिएशन कम शो होती है, एक्सपेंस कम शो होगा तो प्रॉफिट ज़्यादा नजर आएंगे, प्रॉफिट ज़्यादा नजर आएंगे तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आपकी बहुत अच्छी हो रही है। और अगर आपका पर्पस ये है कि मैंने टैक्स से बचना है, मुझे टैक्स से रिलीफ मिल जाए, तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे 200% या 150% डिक्लाइनिंग मेथड। उससे क्या होगा, उससे आपका डेप्रिसिएशन ज़्यादा निकलेगी, जब डेप्रिसिएशन ज़्यादा निकलेगी आपकी इनकम कम शो होगी, जब इनकम कम शो होगी तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कम शो होगा। तो मैंने ये बात पहले भी एक्सप्लेन की है, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है उनको टैक्स में इतनी टेंशन नहीं होती, उनका मकसद होता है मेरे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अच्छी हो, प्रॉफिट अच्छा शो हो, तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करते हैं। और जो प्राइवेट कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन होती है उनका पर्पस होता है प्रॉफिट उनका अपना ही है, अगर उन्होंने लोगों से इन्वेस्टमेंट उस प्रॉफिट की बेस पे या लोगों से इन्वेस्टमेंट नहीं करवानी, लोगों से शेयर में इन्वेस्टमेंट नहीं करवानी या लोगों से उधार नहीं लेना, तो वो अपने टैक्स से बचना चाहते हैं। उनका पर्पस है कि मुझे टैक्स में रिलीफ मिल जाए, वो अपना प्रॉफिट कम से कम शो करते हैं। इस मकसद के लिए वो 100% या 200% या डबल डिक्लाइनिंग मेथड यूज़ करते हैं ताकि उनका एक्सपेंस ज़्यादा से ज़्यादा शो हो और उनकी जो है इनकम कम शो हो। एक्सपेंस कम ज़्यादा लिखा जाएगा तो इनकम हमेशा कम होगी, और जब इनकम कम होगी तो टैक्स रेट भी कम पड़ेगा। तो बी ऑप्शन का आंसर ये होगा। आप कैलकुलेट करेंगे तीनों मेथड्स को, जिससे आपकी डेप्रिसिएशन का रेट जिसमें आपका डेप्रिसिएशन कम निकलेगी, यूजुअली स्ट्रेट लाइन मेथड में निकलेगी, तो आप कहेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड इज अप्रोप्रिएट बिकॉज इन स्ट्रेट लाइन मेथड द डेप्रिसिएशन, द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज लेस देन द अदर 2 मेथड्स, सो कंपनी यूज दैट मेथड फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बिकॉज दिस मेथड शोज मोर नेट प्रॉफिट देन अदर 2 मेथड्स। तो इस तरह आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। इसी तरह तीसरा पार्ट है इसी क्वेश्चन का, उसमें हमें जो हमसे पूछ रहा है वो ये है, assume that Swenson Hiller sells the machine on December 31, यानी आप दिसंबर 31 2015 31 दिसंबर की बात कर, अज्यूम करें 31 दिसंबर को
उसने एसेट बेच दिया है फॉर ₹29,000 कैश, 29,000 का उसने जो है वो एसेट बेच दिया। इन पार्ट कंप्यूट दी रिजल्टिंग गेन और लॉस, और आपने कैलकुलेट करना है कि उसको उसमें से गेन हुआ है या लॉस हुआ है फ्रॉम द सेल अंडर ईच ऑफ द डेप्रिसिएशन मेथड यूज इन पार्ट ए। जो आप पार्ट ए में 3 कैलकुलेशन की हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड से, 150% डिक्लाइनिंग से, 200% डिक्लाइनिंग से, तो आपने उससे कंपेयर करना है कि उनको गेन हो रहा है या प्रॉफिट। अब मेरे पास यहाँ पे ना स्ट्रेट लाइन मेथड किया हुआ है ना 150% किया हुआ है, मेरे पास 200% मेथड को जो है वो सॉल्व किया हुआ है। मैं सिर्फ इससे कंपेयर कर दूंगा, बाकी दोनों से आपको कंपेयर कर देंगे। दस द गेन और लॉस रिपोर्टेड इन दी कंपनी इनकम स्टेटमेंट, बताएं कि वो इनकम स्टेटमेंट में रिपोर्ट कैसे करेंगे, कहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे इसमें से गेन हुआ है या लॉस हुआ है। सबसे पहले आपने ये देखना है कि एसेट्स में से कैश की कितनी रिकवरी है, 29,000। और 31 दिसंबर 2015 साल के एंड पर 31 दिसंबर 2015 वाले दिन हमारे पास उस एसेट की वैल्यू क्या है, बुक वैल्यू क्या है। उस एसेट की बुक वैल्यू है 18,662, जबकि वो सेल हुआ है 29,000 का। तो सिंपली आप बता सकते हैं कि इसमें से गेन हुआ है या लॉस हुआ है। तो आपका इसमें से गेन हुआ है, गेन की वैल्यू बनेगी जब आप 29,000 में से 18,662 जो है माइनस कर देंगे तो 10,338 रुपये का जो है वो गेन हुआ है। ये मैंने गेन की कैलकुलेशन कर दी है विद रिस्पेक्ट टू 200% डिक्लाइनिंग मेथड, यहाँ डबल डिक्लाइनिंग मेथड के मुताबिक। आपने सेम कैलकुलेशन किसके मुताबिक करनी है, स्ट्रेट लाइन के मुताबिक भी 150%, लेकिन किस डेट को, 31 दिसंबर को। पहली बात तो ये है, पहले क्वेश्चन का आंसर वो ये हो गया कि 29,000 कैश मिलने पे इस पर गेन हुआ है या लॉस हुआ है। तो आप लिखेंगे कि इसको क्या हुआ है, गेन, क्योंकि जो रिकवरी वैल्यू है वो ग्रेटर देन बुक वैल्यू है। जो आपने सोचा था कि 18,662 का बिक जाएगा लेकिन वो 29,000 का बिक गया, इसका मतलब आपको गेन हो गया। तो सेकंड बात तो इसमें ये पूछ रहा है क्या इस गेन को आप रिकॉर्ड करेंगे, रिपोर्ट करेंगे। जी, ये जो गेन होता है, ये जो गेन है, जितने भी एसेट्स में गेन होता है वो हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में हम शो करते हैं एज अ इनकम कि हमें इस प्रॉफिट में से इस एसेट को सेल करने से इनकम होती है, तो इसको हम एज अ इनकम जो है रिकॉर्ड करेंगे। तो ये जो मैंने बातें आपको इस पे बताई हैं, ऑप्शन नंबर बी और सी, इस जहाँ पे सॉल्व किया है वही आप स्ट्रेट लाइन मेथड के साथ और 150% डिक्लाइनिंग मेथड के साथ सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 भी आपका कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका कंप्लीट हो गया। रिमेनिंग इस पार्ट के, इस जो है इस चैप्टर के हमारे पास 3 क्वेश्चन है, जो कि हमने अभी बात की थी कि हमारे तकरीबन 3 चैप्टर रहते हैं और हम 3 लेक्चर में एक चैप्टर पढ़ा करेंगे। तो हमारा ये दूसरा लेक्चर जो है वो इस चैप्टर का कंप्लीट हो गया है। अब हमारे पास सिर्फ एक लेक्चर बचा है इस चैप्टर से रिलेटेड और मेरे पास करने वाले 3 क्वेश्चन हैं और एक कंसेप्ट समझाने वाला है। वो कंसेप्ट ये है कि अगर आप 200% डिक्लाइनिंग के साथ चल रहे हैं और फिर वहाँ पे आपको क्वेश्चन में कह देता है कि इसको कन्वर्ट कर दे स्ट्रेट लाइन में, तो उसको कैसे डील करना है, एक ये कंसेप्ट समझाने वाला रह गया है और प्लस 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस रह गई है जो कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको करवाएंगे। जिसमें और अभी मैंने जो 2 क्वेश्चन करवाए हैं 9.1a और 9.2a, इससे रिलेटेड सेम क्वेश्चन 9.1b और 9.2b जो कि आपको पेज नंबर 423 और पेज 424 दोनों में मिल जाएंगे, जो आपने सॉल्व करना है। ये आपके लिए प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज़ें भी समझ में आ जाएंगी। पहले आप लेक्चर सुने, दोनों वीडियोस अच्छे तरीके से सुने, ये क्वेश्चन एंड तक देखें, इसको खुद से सॉल्व करें, फिर आप वो प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कीजिएगा, आपके सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। अगर फिर भी कोई इशू हुआ तो हम जूम पे एक सेशन जो है वो जरूर रखेंगे हर लेक्चर से रिलेटेड, उसमें हम आपकी तमाम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।